बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी एक और गारंटी पूरी होने वाली है। हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। एक नाम भारत का होगा। ये भावना, ये भाषा किसी भी नेता की नहीं होनी चाहिए। पूरा देश एक है। जो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है वो, मैं समझता हूँ, वो भारत को नहीं समझता। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the. Sir, Sanatan Dharma is like malaria and dengue, and so it must be eradicated and not opposed. These are statements by a minister. मशीन में चिप लगी है, वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बात खत्म। जनता ने नकार दिया, उसे स्वीकारो। लोकतंत्र है। मीठा मीठा गट गट, तीता तीता थू थू। ठीक 10 साल पहले की बात है। ध्यान से सुनिएगा। 2013 में अमेरिका के एक बड़ी फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन एंड स्टैनली ने भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 में रखा था, यानी उन 5 देशों के साथ भारत जिनकी अर्थव्यवस्था पर कभी भी चरमराकर गिर जाने का खतरा था। आज अमेरिका की एक और बड़ी फाइनेंशियल फर्म स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ने भविष्यवाणी की है कि भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2026 तक भारत 7% की विकास दर छू लेगा और इसी दौरान चीन की विकास दर 5.4% से घटकर 4.6% रह जाएगी। लेकिन 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैसे आपको बता दें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का तो अनुमान है कि भारत अभी 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी मतलब समझे आप इसका। इतना ही नहीं, आने वाले 3 दशकों में तो बहुत हद तक संभव है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। दूसरी, क्योंकि आर्थिक तरक्की की जो बुनियाद पिछले 1 दशक में रखी गई है ना, वो हमारे जीवन काल में ही भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और पता है ऐसा हुआ तो क्या होगा, मतलब आपके जीवन पर क्या असर आएगा, आप समझ रहे हैं। बड़ी आबादी को स्थायी रोजगार मिलेगा, लोगों का रहन सहन बेहतर होगा, सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, सड़कें विश्व स्तरीय की होंगी और अच्छी शिक्षा के ज्यादा विकल्प होंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बनेगा, यानी कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा या बनने के बहुत करीब होगा। देखिए, कौन मतलब ऐसा भारत नहीं देखना चाहता। ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है और सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे चुके हैं। और मोदी की गारंटी तो आप जानते ही हैं। आने वाले 5 साल में
मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। अब देखिए, ये गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम कार्यक्रम में दी थी, और यही उन्हीं गारंटी, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगाती S&P, जो कह रही है कि हाँ, आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा 2030 तक। वैसे भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं। मतलब चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन इस चीज को समझिए, भारत में ही बैठा एक वर्ग ऐसा है जो कर सकता है, क्योंकि उसके तर्कश में बंटवारे का हथियार है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके जरिए भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश होती है। जैसे नतीजा आने के बाद से भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश हो रही है, ऐसे ये कोशिश आज देश की संसद में भी हुई। इंडी अलायंस में शामिल सांसद सेंथिल कुमार, इंडिया अलायंस के बड़े नेता ने उत्तर भारत के राज्यों को काओ यूरिन स्टेट्स कहकर, गौमूत्र वाले राज्य हैं ये, तो मजाक उड़ाया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्यों में जीत रही है, जिसे वो और उनकी पार्टी गौमूत्र वाले राज्य कहकर बुलाती है। ये इंडिया अलायंस के नेता हैं जो उत्तर भारत के राज्यों को, या उत्तर भारत को गौमूत्र वाले राज्य बता रहे हैं। इंडिया अलायंस के नेता हैं। 24 में पता नहीं उत्तर के वोट चाहिए नहीं चाहिए इंडिया अलायंस को, हमें नहीं पता, आप तय करिएगा। हालांकि संसद की कार्रवाई से गौमूत्र शब्द को एक्सपंज कर दिया गया है, यानी बाहर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस बंटवारे की सोच को देश से एक्सपंज कब किया जाएगा। शायद इसी सोच का नतीजा होता है कि जीते तो ठीक, नहीं तो वोटर राक्षस, याद है ना, साथ ही किसी राज्य ने नकार दिया तो उसे गोमूत्र वाला राज्य बताकर मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन आज इंडिया अलायंस के नेता जिस उत्तर के राज्यों के खिलाफ इतनी नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो 2029 में भी, 2029 की बात कर रहा हूं, 24 तो छोड़ दीजिए, मैं अब 29 की बात कर रहा हूं, 29 में भी इनकी लड़ाई को और मुश्किल नहीं बनाएगा? या विपक्ष को लगता है कि उसे उत्तर के वोट नहीं चाहिए? सुन लीजिए आप क्या बयान है और क्या कहा है। एक्सपंज किया, इसके बीफ करना पड़ा हमको। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. अब ये इंडिया अलायंस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, गठबंधन के साथी हैं, डी सेंथिल कुमार। वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हैं, दक्षिण की जनता बीजेपी को एंट्री नहीं देगी। लेकिन सच है कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी के विधायकों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो चुकी है। इनकी जानकारी के लिए, ईसाई बाहुल्य मिजोरम में बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर लगभग कांग्रेस के बराबर है, लगभग कांग्रेस के बराबर है। कर्नाटक से बीजेपी के 25 सांसद है, 25, ढेरों विधायक हैं। तमिलनाडु में 4 विधायक हैं और वोट शेयर लगभग कांग्रेस के बराबर है। दक्षिण के पुडुचेरी में बीजेपी का वोट शेयर 14% के आसपास है। त्रिपुरा और असम और मणिपुर में बीजेपी की सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। यानी कि बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत की या हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं है। लेकिन इस तरह के बयानों से इतना जरूर लगता है कि शायद कांग्रेस और इंडिया अलायंस को, उत्तर भारत के लोगों का इंडिया अलायंस को उत्तर भारत के लोगों से नफरत है और उनको संभवतः वोट नहीं चाहिए। हालांकि डैमेज कंट्रोल अब हो रहा है। मिलिंद देवड़ा भी कह रहे हैं कि गलत बोला, तमाम दूसरे नेता भी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वही स्टालिन की पार्टी है, डीएमके, जिन्होंने सनातन के सफाई की बात करी और अब उत्तर के राज्यों को गौमूत्र वाले राज्य बता रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे लोग अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता के साथ खुश रहे, लेकिन उनको, लोगों को उनके बंटवारे वाले एजेंडे से सावधान रहना होगा, क्योंकि 70 साल की पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती। फिर वो आगे लिखते हैं कि अगर इनकी समझ ऐसी है तो फिर इन्हें आने वाले समय में भी और झटकों के लिए तैयार रहना होगा। डीएमके के नेता ने जो बयान दिया ना, उसमें इसी अहंकार, अज्ञानता, झूठ और निराशावाद की झलक दिखाई देती है जो उत्तर के राज्यों को गाली दी जा रही है। नतीजा आने के बाद जिस तरह के बयान कांग्रेस के कई नेता दे चुके हैं, जिस तरह से कांग्रेस के नेता भी उत्तर भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश कर चुके हैं, उनके केंद्र में भी देश को बांटने वाली 70 साल पुरानी आदत है, शायद आज जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज प्रधानमंत्री ने मोदी ने संभवतः अपने इसी ट्वीट में ढेर सारे इमोजीज का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर 13 इमोजीज इस्तेमाल किए। ये देखिए आप, 13 इमोजीज इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री ने। इसमें 7 वार्निंग वाले इमोजीज थे और 5 ग्रिनिंग फेस वाले इमोजीज थे। ये नीचे 5, जिनका मतलब होता है कि जब कोई उत्सुकतावश मुस्कुराता है। पर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने 70 साल की जिस पुरानी आदत का जिक्र किया, वो आदत क्या है? जानना चाहते हैं ना आप? 70 साल पुरानी इस आदत की कहानी अहंकार, झूठ, निराशावाद, अज्ञानता जैसे शब्दों में छिपी है, जिसका जिक्र पीएम ने अपने ट्वीट में किया। मैं समझाता हूं आपको। देखिए, भारत के 75 वर्षों के इतिहास में 50 साल कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस की कमान तब से लेकर आज तक मोटे तौर पर गांधी परिवार के हाथ में ही रही। यह अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसी अहंकार ने भारत के बंटवारे से लेकर आपातकाल तक में बड़ी भूमिका निभाई। तो अहंकार, आपातकाल। दूसरा शब्द प्रधानमंत्री ने कहा झूठ। चीन से लेकर रफाल तक और रफाल से लेकर अदानी तक झूठ बोलकर कांग्रेस और उसके सहयोगी ने कैसे दुनिया में देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यह सब देख चुका है देश। तीसरा शब्द निराशावाद। प्रधानमंत्री ने निराशावाद शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब एक दौर था ना जब भारत पर आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन एक देश के तौर पर हम कभी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाए। फाली होमी मेजर ने बताया भी 26/11 के बाद वो भी तैयार थे, रोक दिया गया क्योंकि कोई इस पर फैसला ही नहीं ले पाता था। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी फैसले लेने की हिम्मत नेताओं में नहीं थी। एक तरह का पॉलिसी पैरालिसिस, निराशावाद पॉलिसी पैरालिसिस, जिसने एक निराशावाद को जन्म दिया और देश के लोगों ने करीब 10 वर्षों तक लगातार इस निराशा को झेला। चौथा शब्द, इग्नोरेंस, अज्ञानता। यह अज्ञानता ही थी कि 62 के युद्ध से पहले तक नेहरू चीन के खतरे को हल्के में लेते रहे। पीएम ने कहा ना 70 साल की आदत है, जाने में समय लगेगा। या 70 साल की हम आपको कहानी सुना रहे हैं। नेहरू चीन के खतरे को हल्के में लेते रहे। अज्ञानता, यह अज्ञानता ही थी कि नेहरू कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में ले गए। यह अज्ञानता ही थी कि इंदिरा गांधी खालिस्तान के खतरे को नहीं भांप पाई। यह अज्ञानता ही थी कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान की साजिशों को समझने में नाकाम रहे। अगर आप 70 साल की आदतों की लिस्ट बनाने चलेंगे ना, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हमने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की। अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता की इस आदत ने कैसे देश का नुकसान किया है।